गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पॉलिटी के क्लास में आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप लोगों को कल बताए थे कि प्रस्तावना के बारे में बताए थे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए गए हैं, उसका महत्व क्या है। अब हम लोग अनुच्छेद के आगे की ओर चलते हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद जब संविधान बने थे उस समय इसमें क्या किए गए थे, दिए गए थे। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। तो बारी बारी से सभी को तो नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसका जानने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि ये हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा करते हैं कि प्रत्येक बार हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, संघ है। यानी इंडिया जो है वो ये जिसको हम लोग भारत कहते हैं, भारत को दो ही नाम दिया गया है, इंडिया डैट इज भारत, इंडिया डैट इज भारत, भारत। यानी भारत को कितने संविधान में नाम दिया गया है? दो ही नाम दिया है। ऐसे आप हिंदुस्तान कह लीजिए, आर्यावर्त कर लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन भारतीय संविधान में कितने नाम दिए गए हैं? दो ही नाम दिए गए हैं, इंडिया डैट इज भारत, इंडिया भारत। ठीक है। तो भारत कैसा है? तो यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ के जितने राज्य हैं वो समझौते के साथ नहीं जुड़े हैं। पहले राज्य बने नहीं है, पहले देश बना है, उसके बाद उसको क्या किया गया, राज्यों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है। लेकिन वही यूएसए जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ कि पहले वहाँ देश बन गए, तब उन्होंने क्या किया कि एक राज्य का पहले उन्होंने क्या कर दिया, राज्य बना, उसके बाद क्या किया, एक देश का निर्माण किया। और वो सभी राज्य, दैट मीन्स करने के मतलब सभी देश जो हैं अपने आप में भी क्या है, अलग से है। वहाँ देखिएगा कैलिफोर्निया एक अलग देश है जो समझौता के साथ क्या गया कि यूएसए के साथ मिला और वो अपना क्या कर लिया, देश का निर्माण कर लिया। तो आर्टिकल 1 में कहा क्या है, क्या इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ये राज्य अविभाज्य है, कभी भी अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। यानी ये अधिकार किसको है? तो ये संसद को अधिकार है कि वो क्या करेगी, किसी नए राज्यों को क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है या नए राज्यों में क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। ठीक है। तो ये जैसे कैसे, तो एक 1956 में 1961 वाला आप लोग को पता होगा कि गोवा जो था, गोवा पहले पुर्तगालियों का ही अधिकार होता था। तो 1961 में गोवा को क्या कर दिया गया, गोवा को पुर्तगालियों से छीन लिया गया। गोवा और दमन द्वीप को दोनों को क्या किया गया था, गोवा और दमन एंड द्वीप, दमन एंड द्वीप को क्या किया गया था, पुर्तगालियों से लेकर तो गोवा का एक राज्य बनाया गया और दमन और दीव को क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब? 1961 में। किसके से छीना गया था? पुर्तगालियों से। क्योंकि भारत क्या था, हम लोग का ही था। तो भारत हम लोग का था, तो अंग्रेज यहाँ पे आए, पुर्तगाली हम लोग के यहाँ से कब गए, 1961 में गए। सबसे अंतिम में, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे अंतिम में भी गए कौन, पुर्तगाली। 1956 में क्या हुआ कि फ्रांस भी यहाँ पे क्या किया था, बहुत से देश जब हम लोग आज़ाद हुए थे उसके बाद भी फ्रांस क्या किया था, बहुत से क्षेत्रों पे हमारा अधिकार किए हुए था। तो फ्रांस से भी क्या किया, 1956 में हम लोगों ने क्या किया, तो चंद्रनगर, माहे, यनम और कराईकल्प, चंद्रनगर, माहे, यमन, कराईकल्प को मिलाकर क्या बनाया, एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, तो जिसका नाम रखा गया आपको पांडिचेरी का नाम हम लोग सुनेंगे, पांडिचेरी। तो यह क्या बनाया गया 1956 में, किससे लेकर, फ्रांस से लेकर बनाया गया। सबसे लास्ट में कौन गए, तो पुर्तगाली गए 1961 ईस्वी में। ठीक है। तीसरा कहता है कि नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अगर हम कोई नए राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं या उसके सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका अधिकार किसको है, तो उसका अधिकार सिर्फ किसके पास है, तो संसद के पास ही उसका अधिकार रखा गया है। ठीक है। इसके लिए क्या होता है, जैसे नए राज्यों को अगर हम बनाना चाहते तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही क्या कहता है, संसद में इसको
रखा जाता है। किसके अनुमति के बाद? तो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही क्या कहता है, इसको संसद में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ के विधानमंडल, जिस राज्य का हम नाम बदलना या जिस जगह का नाम हम बदलना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या कहता है, भेजा जाता है। भेजने के बाद वहाँ विधानमंडल अगर चाहे या ना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसद चाहेगा तो इसमें क्या कर सकता है, नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अगला आर्टिकल क्या है, चौथा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल मतलब संविधान अनुच्छेद 2 और 3 क्या कहता है कि तहत नए राज्यों का जो प्रवेश हो गया या गठन हो गया या नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर दिए हैं उसको आर्टिकल 368 के तहत, कितना, आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी वो ये एकदम सिंपल संविधान संशोधन के द्वारा होगा। संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, आगे हम लोग बताएंगे कि किस किस प्रकार से संविधान संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किया जा सकता है, एक विशेष बहुमत से संविधान संशोधन किया जाता है, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से संविधान संशोधन किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। एक साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, दूसरा क्या कहता है, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, और एक तीसरा क्या कहता है, विशेष बहुमत, बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। आधे से अधिक राज्यों से क्या करना पड़ेगा, आपको सहमति लेना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या होगा, संविधान संशोधन हो। ठीक है, तो ऐसे कई चीजें हैं, जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे कि 2015 में भारतीय संविधान संशोधन के 100वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया था, 2015 में क्या किया गया था, 111 गो गाँव को, कितना गाँव को, 111 गो गाँव को बांग्लादेश को दे दिया गया था। कितने गाँव को बांग्लादेश को दिया गया था, बांग्लादेश को दिया गया था। 111 गांव को बांग्लादेश को दिया गया था और 51 गो गांव जो था वो बांग्लादेश क्या किया था, भारत को दिया था। 51 गांव किसको दिया था, बांग्लादेश, भारत को दिया था। और इसके आधार पे क्या किया गया, सीमा विवाद में क्या हो गया, छुटकारा हो गया। जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा विवाद था उसको क्या कर दिया गया, निपटा दिया गया। तो ये सब क्या है, इसको संविधान संशोधन माना जाएगा। लेकिन नए राज्यों को मतलब कि बनाएंगे अलग, अंदर में ही तोड़ कर बनाएंगे तो उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं तो हम लोग राज्यों की बात में ही देखते हैं, आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान जब निर्माण हुआ था तो उस समय क्या थे कि जब हम लोग का संविधान निर्माण होता तो उस समय 552 गो देशी रियासत थे। कितने देशी रियासत थे, 552 गो देशी रियासत थे। उसमें से 549 देशी रियासत अपने आप मान गए और क्या कहें कि राज्यों का निर्माण करने के लिए राजी हो गए। लेकिन 3 देशी रियासत नहीं माने थे। वो कौन 3 देशी रियासत थे, तो एक थे जूनागढ़, दूसरा जो थे वो हैदराबाद, तीसरा जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये 3 राज्य जो थे वो कभी भी नहीं मान रहे थे कि ये चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, ये भी चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, ये भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जाएंगे। 552 में से 549 क्या हो गए थे, मान गए थे, लेकिन ये 3 गो नहीं मान गए। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर क्या कर दिया, भारतीय राज्यों में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। यही क्वेश्चन इस बार बीपीएससी टायर 3 में पूछा था। ठीक है, कि जो जनमत संग्रह के आधार पर किस राज्यों को, किस को मिलाया गया था, किस क्या बोलते हैं प्रांत को मिलाया गया था, तो जूनागढ़ को मिलाया गया था। हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के रूप में, सैन्य कार्यवाही करके मिलाया गया था, सैन्य कार्यवाही कर मिलाया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किया गया था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको भारतीय संविधान में मतलब कि भारत के देश में, राज्य में क्या कर दिए गए, शामिल कर दिए गए। जब 552 देशी रियासत थे उस समय में क्या हुआ कि आपको 4 प्रकार के राज्यों का निर्माण हुआ था। ए प्रकार का राज्य, बी प्रकार के राज्य, सी प्रकार के राज्य और डी प्रकार के राज्यों का निर्माण किया गया था। जिसमें कितने राज्यों का निर्माण किया गया था, तो ए में 9 गो राज्य थे, बी में भी 9 गो राज्य थे, सी में 10 राज्य थे और डी में 1 राज्य थे। यानी 29 राज्यों का निर्माण टोटल किया गया था। कितने, 552 देशी रियासतों को तोड़कर क्या किया गया था, 29 राज्यों का निर्माण किया था। जिसमें 4 प्रकार के राज्य बांटे गए थे, ए प्रकार के राज्य, बी प्रकार के राज्य, सी प्रकार के राज्य और डी प्रकार के राज्य बनाए गए थे।
लेकिन जब राज्यों का गठन हो रहा था उस समय शुरुआत से ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठ गई। हमारा संविधान नहीं बना था उससे पहले से ही भाषा के आधार पर गठन करने की बात हो गई थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए सबसे पहले एसके धर आयोग का गठन किया गया। एसके धर आयोग का गठन कब किया गया? 1947 में एसके धर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इन्होंने अपना रिपोर्ट जो था वो 10 दिसंबर 1948 को क्या कर दिया? पेश कर दिया। इन्होंने कहा कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है वो कभी संभव नहीं है, या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन इसके धर आयोग ने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि भाषा के आधार पर नहीं गठन किया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में JB और P आयोग का गठन किया गया। JBP आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1948 में किया गया। ठीक है, तो JBP का मतलब हो गया, जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, बी से हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी से हो गया पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया मिलकर क्या किए? कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, बी से हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी से हो गया पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों मिलकर क्या किया कि भाषा के आधार पर क्या किया? राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया, JBP आयोग। पहला आयोग कौन था? एसके धर आयोग था। दूसरा आयोग कौन था? JBP आयोग था। इन्होंने भाषा के आधार पर इन्होंने भी क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। तब क्या किया गया? फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसका आयोग का गठन कब किया गया? 22 दिसंबर 1953 को किया गया। इसका गठन करने के पीछे रीजन क्या था कि जब हम लोग JBP आयोग, इसके धर आयोग ने इनकार कर दिया, JBP आयोग ने ये क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तब क्या हुआ कि फिर भी क्या हुआ कि लोग क्या कर रहे? इसका विरोध करने लगे। इसके विरोध में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि एक उनका नाम था पोट्टाश्री रामालू। हाँ, पोट्टाश्री रामालू। ये क्या किया? मद्रास से अलग होने के लिए, मद्रास में तेलुगु और तमिल भाषा के लोग दोनों रहते थे, ये तेलुगु भाषी आंदोलन शुरू कर दिए। और इसमें 56 दिनों में क्या हुआ कि भूख हड़ताल के कारण 56 दिनों तक क्या भूख हड़ताल हुई और उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। किसके लिए? राज्य को अलग करने के लिए। तब उस समय के सरकार ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू सरकार ने क्या किया कि उनको क्या कर दिया? अलग राज्य बनाकर दे दिया, यानी आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ। पहला कौन सा राज्य भाषा के आधार पर अलग हुआ? राज्य पुनः आंध्र प्रदेश है 1953 में। कहीं कहीं भी आपको 1956 में देगा। 1956 में आपको बताएंगे आगे क्या हो गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। ठीक, 1953 में आया था और 56 में राज्यों का निर्माण करना शुरू हुआ। ठीक है, तो फजल अली आयोग की स्थापना की गई। 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग की स्थापना कर दी गई। फजल अली आयोग ने कहा कि सिर्फ राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं अलग कर सकते हैं, इसके लिए प्रशासनिक आधार की भी जरूरत है। इसने कई सुझाव दिए। जैसे पहला सुझाव इन्होंने क्या दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन केवल भाषाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? सुरक्षा देखना चाहिए, वित्तीय देखना चाहिए, प्रशासनिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने दूसरा तो उपाय बताया क्या कि सिर्फ भाषाई आधार पर गठन तो किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ भाषाई आधार पर ही नहीं, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, वित्तीय व्यवस्था देखिए, वहाँ पे और सुरक्षा की व्यवस्था देखिए। सब कुछ देखने के बाद क्या कीजिए? उसको राज्यों का गठन कर। इन्होंने क्या किया कि 4 प्रकार के राज्य जो आपने पढ़ा था, A, B, C और D प्रकार के राज्य कहा था, इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। इन्होंने सुझाव दिया कि इसको प्रकार के राज्यों को हटाकर 16 गो राज्य का आप निर्माण कीजिए और क्या कीजिए? 3 गो केंद्र शासित प्रदेश को बनाइए। 3 केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की बात कीजिए।
16 गो स्टेट और 3 गो क्या बना थे केंद्र शासित प्रदेश बात किया गया। ठीक है, इनको सुझाव को क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या किया था, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया उसमें इनको सुझाव को रखते हुए भारत सरकार ने क्या कर दिया, भारत सरकार ने 14 गो राज्यों का निर्माण किया। इन्होंने कितने राज्यों का बोला था, 16 राज्यों, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या किया गया, 1956 में इन्होंने क्या किया, नाम दिया, कितने 14 गो राज्यों का निर्माण किया और 6 गो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। 14 गो क्या राज्य और 6 गो क्या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 14 गो राज्य का निर्माण किया, 6 गो, लेकिन फजल अली आयोग ने कितने कहा था, 16 गो स्टेट को गठन करने के लिए 3 गो केंद्र शासित प्रदेश को गठन करने की बात की गई। चलिए, तो इसमें हम लोग देखें कि पहला कि इसके धारा आयोग था भाषा के धारा। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कैसे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे 1953 में तो एक आंध्र प्रदेश को निर्माण हुआ था। 1961 में क्या हुआ, 1961 में बम्बई राज्य से तोड़कर गुजरात को अलग किया गया था। बम्बई को किससे अलग किया गया, गुजरात को अलग किया गया। बम्बई पहले एक राज्य था, बम्बई जिसको आज हम लोग मुंबई कहते हैं। तो 1961 में क्या हुआ कि गुजरात का निर्माण हुआ। भाषाई आधार पर दूसरा बनने वाला राज्य कौन था, गुजरात था। ठीक है, और इसी में ही क्या कर दिया गया, 1961 में बम्बई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। 1963 में फिर क्या हुआ कि असम को तोड़कर नागालैंड को बनाया गया। असम को तोड़कर क्या बनाया गया, नागालैंड को बनाया गया। असम को तोड़ा गया और क्या बनाया गया, नागालैंड बनाया गया। असम को तोड़कर नागालैंड बनाया गया। तो नागालैंड के राज्य हो गया, 16वां राज्य हो गया। 15वां राज्य कौन हो गया, गुजरात हो गया। 14 गो राज्य कौन थे, तो 14 गो राज्य हम आपको बताएं कि 14 राज्य बनाए थे। तो 15वां राज्य गुजरात हो गया, 16वां राज्य क्या हो गया, नागालैंड हो गया। फिर 1971 में क्या हुआ, पंजाब को तोड़ा गया। पंजाब को तोड़कर क्या बनाया गया, तो पंजाब को पहले पटियाला ईस्ट करके बुलाता था, पेप्सो बोला जाता था। तो पेप्सो को तोड़कर क्या बनाया गया, पंजाब में 2 को बनाया गया। एक पंजाबी, जहाँ पे पंजाबी बोलते थे उसको पंजाब राज्य का निर्माण किया गया, और जहाँ पे हिंदी बोला जाता था उसको हरियाणा राज्य का निर्माण किया। तो 17वां हो गया हरियाणा। हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ कितना, 17वां हरियाणा का निर्माण किया गया। और हरियाणा और पंजाब के संयुक्त राजधानी किसको बनाया गया, चंडीगढ़ को बनाया गया। और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया, चंडीगढ़ को, क्योंकि पंजाब हरियाणा को क्या कर दिया गया, चंडीगढ़ को क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कर दिया गया। 1972 में क्या किया गया, तो 1972 में क्या कर दिया गया, 1972 में, अच्छा हम लोग 1971 में, हाँ 1971 में और हुआ। 1971 में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश और मणिपुर को क्या कर दिया गया, तो क्या उसको बोलते हैं, 1971 में हिमाचल प्रदेश और मणिपुर को क्रमशः भारत का 18वां और 19वां राज्य बनाया गया। 1971 में क्या कर देगा, हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य, और क्या बोलते हैं मणिपुर को 19वां राज्य बनाया गया। मणिपुर को क्या बनाया गया, 19वां राज्य बनाया गया था। पहले हिमाचल प्रदेश और मणिपुर क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। केंद्र शासित प्रदेश को हटाकर क्या कर दिया गया, इसको पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया 1971 में। 1971 में ही मणिपुर को भी क्या कर दिया गया, पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया, यानी 18वां और 19वां राज्य बन गया। उसके बाद 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में हाँ 1972 ईस्वी में क्या किया, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके साथ साथ मेघालय को बनाया गया। मेघालय को बनाया गया, तो त्रिपुरा को बनाया गया। तो यहाँ तक 19, तो 20वां राज्य किसको बनाया गया, त्रिपुरा को बनाया गया। और 21वां राज्य किसको बनाया गया, मेघालय को बनाया गया। ठीक है, तो ये 1972 में बनाया गया। 1975 में, तो 1975 में क्या हुआ, तो 1975 में क्या किया गया कि 21वां 22वां, हाँ 1975, हाँ सिक्किम को क्या बनाया गया, एक क्या बोलते हैं 21 हुआ, 22वां राज्य बनाया गया। कितवां राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को 75 में, 1975 में। इससे पहले सिक्किम क्या था, भारत का अंग नहीं था, लेकिन 75 से पहले 36वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिया गया, इसको 22वां राज्य बनाया गया। 1974 में इसको क्या बनाया गया था, तो 1974 में इसको सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम जो था वो पहले अलग अपना स्टेट था, वो अलग देश ही था, लेकिन जब भारत में ये मिलना चाहा, तो भारत में जब मिलना चाहा तो कहा कि हम भी क्या कर सकते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं।
लेकिन उस समय पहले बात हुआ कि ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि आपके राज्य में आने का क्या मतलब कि कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या होगा। तो पहले क्या हुआ कि भारत इसको क्या कर दिया, सह राज्य बना दिया। उसके बाद 1975 में 36वां संविधान संशोधन कर 36वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया, इसको अपना एक राज्य का दर्जा दिया गया, जो 22वां राज्य बन गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1987 1987 में क्या किया गया, मिजोरम को गठन किया गया, मिजोरम। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या हुआ, गोवा। 22 के बाद ये क्या हो गया, 23वां राज्य, 24वां राज्य और 25वां राज्य का गठन किया गया। कितने, मिजोरम को, आंध्र प्रदेश को और गोवा को गठन किया गया। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे गोवा को। तो मिजोरम को क्या राज्य, तो मिजोरम को 23वां, आंध्र प्रदेश को 24वां और गोवा को 25वां राज्य का गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 2002 में, 1987 के बाद 2002 में क्या किया गया, तो 2002 में क्या किया गया, तो 3 गो राज्य को फिर से जोड़ा गया। एक जोड़ा गया छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया कौन, उत्तराखंड, तीसरा क्या हो गया, झारखंड। ठीक है। तो कैसे कैसे, तो 25 के बाद हो गया 26, ये हो गया 27, ये हो गया 28 और 29वां राज्य किसको, 2014 में किसको बनाया गया 29वां राज्य, 2014 में 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया। आंध्र प्रदेश से तोड़कर तेलंगाना को बनाया गया, 29वां राज्य बनाया गया। अभी वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में राज्यों की संख्या 28 गो भारत में राज्य हैं और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे पहले नाम में परिवर्तन किया गया था, तो वो नाम में परिवर्तन किया गया था, उत्तर प्रदेश का परिवर्तन किया था। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, तो उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत नाम था, संयुक्त प्रांत नाम था। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या किया गया, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या किया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब, 1950 ईस्वी में। सबसे पहले नाम में परिवर्तन किसका किया गया था, उत्तर प्रदेश का किया गया था। आज भी उत्तर प्रदेश क्या है, इसी के लिए जाना जाता है, नाम के लिए ही क्या किया जाता है, जाना जाता है कि जितना नाम बदलना है वो क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, 69 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 69वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, 69वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, दिल्ली का नाम बदला गया और उसको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसमें ही, भारतीय संविधान जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसमें क्या किया गया, एक प्रावधान किया गया कि क्षेत्रीय परिषद का गठन करने की बात की गई। कौन सी परिषद की गठन करने की बात की गई, क्षेत्रीय परिषद की गठन करने की बात की गई। देखिए उसमें पता नहीं चल रहा था, इसीलिए नया पेज ले लिए। तो 1953 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम में कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रीय परिषद का गठन करेंगे, क्षेत्रीय परिषद का गठन करेंगे। भारतीय मूल संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया। तो कितने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, तो 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। कितने क्षेत्रीय परिषद, तो 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद का गठन, क्षेत्रीय परिषद गठन किया गया। ठीक है। तो कितने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया, 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। वो 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन है, तो पहला है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य हैं, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा राज्य है, तो एक है जम्मू एंड कश्मीर है, आपका हरियाणा हो गया, ऐसे लिख देते हैं, हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद राजस्थान हो गया, आप लोग समझ जाइएगा राजस्थान लिखा हुआ है। चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया। दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो ये क्या है, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का क्या है, ये सब राज्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय क्या बनाएगा, नई दिल्ली बनाएगा, नई दिल्ली इसका मुख्यालय बनाएगा। ये बीपीएससी टायर 3 में, टायर 3 में क्या हुआ था, ये पूछा था,
जब एग्जैक्ट यही पूछा था कि किस क्षेत्रीय परिषद के मतलब कि बिहार किस में आता है, हाँ बिहार किस में आता है, यही शायद पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। ये तीन ही राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है इलाहाबाद, जिसको अभी नाम बदल कर क्या कर दिया गया, प्रयागराज किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आते हैं। उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद के बाद क्या होते हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और क्या आता है, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इतने राज्य आते हैं। इसका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। उसके बाद आते हैं पूर्वी, तीन को हुआ, पूर्वी के बाद आता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा आता है, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमन व दीव हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया है। अब एक बार लास्ट में कौन सा बच जाता है, तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद कहाँ कौन कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो इसका मुख्यालय चेन्नई बनाया गया, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। 5 क्षेत्रीय परिषद में बस इसको एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली बनाया गया। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, इलाहाबाद बनाया गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, कोलकाता बनाया गया। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, मुंबई बनाया गया। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, चेन्नई बनाया गया। अगर आप मैप में देखिएगा तो सीधे ऐसे ऐसे रख लीजिए, सबसे ऊपर में उत्तर में सबसे आगे देखिएगा, यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली रख लीजिएगा। बीच में कौन सा है, प्रयागराज हो गया। इधर में कौन सा है, कोलकाता। इधर में कौन सा है, मुंबई। नीचे में क्या है, चेन्नई। लीजिए हो गया। ये 5 गो क्षेत्रीय परिषद का क्या है, मुख्यालय, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके राज्यों को नाम आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद का गठन जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये हर राज्यों का जो मुख्यमंत्री होता है, सभी राज्यों का जो मुख्यमंत्री होते हैं, इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि भारत के गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी एक मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति या गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, होम मिनिस्टर या गृह मंत्री क्या करते हैं, जिसको भी क्या कर सकता है, कोई भी एक मंत्री को क्या बन सकता है, इसके अध्यक्ष बनाता है। इसका गठन क्यों किया गया था, इसका गठन किया गया ताकि हम लोग क्या करें कि क्षेत्र के आधार पर विकास करना शुरू करें। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का क्या है, अलग से फंडिंग आएगा, वो उसका विकास करने का काम करेगा। वहाँ पे क्या करेंगे, किस प्रकार से काम करना है, वो सब लोग सोचकर क्या करेंगे, विकास करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया कि भाग 1 जो था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग भाग 2 में।
कहाँ चलते हैं हम लोग? भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 में बात किया गया है नागरिकता की बात की गई। किसकी बात की गई है? नागरिकता की बात की गई। नागरिकता कितना से कितना अनुच्छेद के बीच में दिया गया है? 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता का बात किया गया। नागरिकता का मतलब हो गया कि आप भारत का क्या है? एक नागरिक हैं, और नागरिक के अधिकार, नागरिक के नाते आपके ऊपर कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं और कुछ अधिकार भी आपको दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं जो विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। विदेशी लोग यहाँ घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है जो आपको कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे आपके संविधान की रक्षा का अधिकार आपको ही दिया गया। आप अपने संविधान का, आप अपने पूर्वजों का, या आप आपके जो राष्ट्र धरोहर जो चीज़ है उसको अधिकार, उसका संरक्षण का अधिकार क्या है? आपका ही है। वो उसको आप संरक्षण कीजिएगा, ये आपसे उम्मीद किया जा सकता है। विदेशियों से नहीं, लेकिन आपसे उम्मीद किया जा सकता है। तो हम लोग इसका नागरिकता के बारे में चल रहे हैं, तो नागरिकता में ही देखेंगे हम लोग क्या क्या किया जाता है। नागरिकता में आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 8 के बीच में वो उस समय की बात करता है 26 जनवरी 1950 तक जो भारत के नागरिक किनको कहा जाएगा, किनको नहीं कहा जाएगा, इसकी बात की चर्चा की। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो इसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि हम हैं और हम क्या करते हैं, दूसरे देश की नागरिकता, ब्रिटेन की नागरिकता या किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं, तो मेरी नागरिकता क्या होगी? पूर्णतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, कोई भी खेती नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है? नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान किया गया कि नागरिकता से वंचित कैसे किया जा सकता है, या नागरिकता से वंचित आपको कोई नहीं करेगा। ठीक है, यानी वंचित करने की बात किया, किस प्रकार से आप कोई देशद्रोही काम करते हैं तो आपको क्या करना है? वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी हालत में आपको वंचित नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा कानून बनाकर भी क्या कर सकता है? आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया। आर्टिकल 11 में क्या किया गया? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को पास में, यानी नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। ठीक है, किसमें कहा गया? आर्टिकल 11 में कहा गया। आर्टिकल 10 में क्या किया गया है? नागरिकता से आपको वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति, लेकिन कुछ खास परिस्थिति, जैसे आप विदेश युद्ध हो रहा है और विदेशियों को क्या कर रहे हैं? आप इन्फॉर्मेशन जाकर दे रहे हैं कि देखो हमारे देश में ऐसा ऐसा बम है, ये है, वो है, हमारा सैनिक यहाँ पे शिप हुए, तो ये आपके इसके आधार पे क्या किया जाता है? नागरिकता छीनी जा सकती है। लेकिन ऐसे आप नॉर्मल इंसान है, किसी भी प्रकार का कोई नहीं, तो आपको नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, अब क्या हुआ कि नागरिकता से ही क्या किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम लेके आया गया। उसके बाद भी क्या हुआ कि बहुत दिनों तक क्या हुआ कि बहुत से लोग जो थे वो क्या करने लगे? भारत में आते थे, कुछ दिन पाकिस्तान में रहने लगे, फिर भारत में आने लगे। तो इसके लिए क्या किया? नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम लेके आया गया। नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में है। कब आया नागरिकता अधिनियम? 1955 में। 1955 के नागरिकता अधिनियम को अभी तक 6 बार क्या कर दिया गया? संशोधन किया गया है। कितने बार संशोधन किया गया है? 6 बार संशोधन किया। कब कब संशोधन किया गया है? तो पहले किया गया था 1986 में। उसके बाद दूसरे बार संशोधन कब किया गया? 1992 में संशोधन किया गया। तीसरा बार संशोधन कब किया गया इसमें? तो तीसरा बार संशोधन इसको 2002 में किया गया। तीसरे चौथा बार इसमें संशोधन कब किया गया? तो 2015 में किया गया, 2005 में किया गया इसको। पांचवी बार कब किया गया? 2015 में किया गया। उसके बाद छठी बार कब किया गया? 2019 के बाद किया गया। यानी नागरिकता संशोधन में कितने बार अभी तक संशोधन हो चुके हैं? 6 बार नागरिकता संशोधन में संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? 2015 में या नागरिकता संशोधन में क्या कर दिया गया? किसी व्यक्ति को किस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं? नागरिकता दे सकते हैं। जैसे भारत का नागरिक है तो पहले तो जन्म के आधार पर नागरिक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति है तो वो जन्म के आधार पर नागरिक हो सकता है। वंश परंपरा के आधार पर नागरिक हो सकता है कि हमारा वंश है, हमारे पिताजी अगर भारत के नागरिक हैं तो हम भी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, किस प्रकार से नागरिकता मिल सकता है? तो वंश के आधार पर मिल सकता है, नागरिकता हमको मिलता है। जन्म के आधार पर मिल सकता है, हमको नागरिकता मिलता है। पंजीकरण के आधार पर हमको क्या मिल सकता है? नागरिकता मिल सकता है। चौथा क्या मिलता है? देशीकरण के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर नागरिकता? देशीकरण के आधार पर नागरिकता हमको मिल सकता है। उसके साथ साथ अब क्या करें? देशीकरण के आधार पर नागरिकता हमको मिल सकता है। उसका बाद क्या हो गया?
देशीकरण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति, विदेश मूल का व्यक्ति अगर भारत के सेवा में हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कर्मचारी के रूप में भारत में हो और भारत में 11 साल तक वो रह जा रहा है और वो चाह रहा है कि हम भारत का ही नागरिक बन जाए, तो उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है। उसके बाद क्या है, एक नागरिकता और क्या होता है, अर्जित भूभाग के आधार पर। जैसे आपने एक सिक्किम राज्य के बारे में पढ़ा, सिक्किम राज्य में आपने देखा कि 75वां संविधान 1975 में क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, सिक्किम को राज्य बनाया गया। तो सिक्किम के जब राज्य बनाया गया तो सिक्किम का क्या भारत में हो गया, अंग हो गया। तो भारत में अंग हो गया तो यहाँ के लोगों को क्या हो जाएगी, अर्जित भूमि भूभाग के आधार पर क्या हो जाएगी, इनको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा आपने एक पढ़ा कि 100वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, 2015 में क्या किया गया, तो बांग्लादेश से 51 को गाँव लिया गया। तो 51 को गाँव लिया गया तो यहाँ के लोगों की नागरिकता क्या हो गई, अपने आप भारत में मिल गई। क्यों? क्योंकि अर्जित भूमि के आधार पर क्या हो गई, उनकी नागरिकता मिल गई। ठीक है, तो ये हो गए नागरिकता के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि संशोधन किया गया तो हर एक संशोधन में क्या क्या बात किया गया। 1986 में जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति जन्म से तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होगा। यानी अगर 1986 में संशोधन करके कहा गया कि भारत के नागरिक वही हो सकते हैं जिसके या तो माता या पिता जन्म के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं, तो माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होगा तभी उसको क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, अब 1992 में भी संशोधन करके क्या किया गया, 1992 के संशोधन करके कहा गया कि अगर भारत की नागरिकता वंश के आधार पर देंगे, कब देंगे, जब उनके माता या पिता में से कोई भारत का एक नागरिक होगा तो क्या करेंगे, उनको हम वंश के आधार पर भी नागरिकता देंगे। माता या पिता में से कोई क्या होंगे, भारत का नागरिक होंगे तो क्या करेंगे, हम वंश के आधार पर नागरिकता दे सकते हैं। इससे पहले सिर्फ पिता के आधार पर ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, माता और पिता के आधार पर होगा। तो कोई भी होगा, माता या पिता में से कोई भी भारत के नागरिक रहेंगे तो उनको क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। जैसे माता में जैसे आपका एक क्या उसको बोलते हैं, सानिया मिर्जा को देख लीजिए। सानिया मिर्जा जो है पाकिस्तान से शादी की है, पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की है। अब उनका बेटा या बेटी अगर चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकता है या पाकिस्तान, दो ऑप्शन मिलता है। तो अगर माता हैं भारत की नागरिक, वो तो भारत की नागरिक, कभी भी भारत की नागरिक ही हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता को नहीं स्वीकारा है, तो भारत की नागरिक है, तो भारत के नागरिक हैं। तो इनका जब बेटा बड़ा होगा या बेटी बड़ा होगा तो उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, कि भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं या विदेश की नागरिकता। अगर उनका बेटा भारत की नागरिकता लेता है तो उनको दिया जाएगा, अगर वो पाकिस्तान की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता उनको। ठीक है, उसके बाद 2002 में क्या हुआ, संशोधन किया गया। 2002 में संशोधन करके क्या कर दिया गया, एक व्यवस्था किया गया जिसको हम लोग कहते हैं OCI, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, यानी एक लक्ष्मी मल सिंघवी समिति था, पर्सन PIO लाने के लिए 2002 में क्या किया, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति था। उन्होंने क्या किया कि 16 को देशों को कहा, 16 को देशों को क्या कर दीजिए कि भारत में क्या कीजिए, दोहरी नागरिकता दे दीजिए। ठीक है, ताकि क्या हो कि उन लोगों को बिना वीजा को भारत में क्या आया जा सकते, बिना वीजा को वो भारत में आ सकते। जैसे अगर आप किसी देश में एंट्री कीजिएगा तो उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, वीजा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, 16 को देशों को क्या कर दिया, कहा कि उनको क्या कर दिया कि यहाँ पे बिना वीजे फ्री इंटर दीजिए, शिक्षा और अनुसंधान में उनको कार्य करने दीजिए, जमीन को वो खरीद सकते हैं लेकिन मतदान खाली नहीं कर सकते। PIO जो भी होते हैं 2002 में संशोधन करके लाया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या कर सकते हैं, दूसरे देश की नागरिकता उनके पास है लेकिन वो भी फिर भी क्या है, भारत के नागरिक हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शिक्षा में कोई कार्य कर सकते हैं, बिना वीजा को वो यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं, यहाँ पे मकान खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है,
लेकिन उनको क्या मिलेगा, यहाँ के सिर्फ नागरिकता नहीं यानी वोट देने का अधिकार सिर्फ नहीं मिलेगा, बाकी सब चीजों को मिलेगा। इसके साथ साथ संवैधानिक पद, जैसे मान लेते हैं कि देश का राष्ट्रपति बनना है तो वो चीज नहीं हो सकते, बाकी सभी चीज हो सकती है। ये PIO लेके आया गया कब, 2002 में लेकर आया गया, संविधान संशोधन करके लिया गया। उसके बाद 2005 में क्या कहते हैं, OCI लेके आया गया। OCI का मतलब क्या होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कब लेके आया गया, 2005 में संशोधन करके लेके आया गया। इसमें क्या हुआ कि जो सेम वही जैसा ही है, लेकिन इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के छोड़कर बाकी अगर कोई भी देश के लोग आना चाहते हैं, वही पर्सन ऑफ विदेश के लोग आना चाहते हैं, तो उनको बिना कार्ड के भी आया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे सभी को एक कार्ड दे दिया गया, का OCI होल्डर कर दिया गया, और वो कार्ड के आधार पर दिखाकर यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एक नाम सुनते होंगे, NRI। NRI का क्या होता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, यानी भारत के रेसिडेंट इंडिया। ये भारत के हैं लेकिन भारत में रहते नहीं है, ये क्या है कि दूसरे देश में है, लेकिन इनको भी सारी सुविधाएं क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आता है 2015, कहता है 2015 में क्या कर दिया गया कि PIO और OCI में क्या हो गया कि दोनों में लोगों का मतभेद हो गया कि PIO क्या है, OCI क्या है। तो इसके लिए क्या कर रहे, 2015 में संशोधन करके OCI होल्डर किया गया, OCI होल्डर किया गया। ठीक है, इसको कार्ड धारक कर दिया गया, OCI कार्ड धारक कर दिया गया। और 2019 में CAA ले आया गया। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया। CAA में क्या किया गया कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो भारत के पड़ोसी देशों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नागरिकता में हम क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि भारत के पड़ोसी देश सभी को, सिर्फ क्या तो क्या उसको बोलते हैं, अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक। तो भारत के पड़ोसी देश में जो जो अल्पसंख्यक हैं उनको वहां किसी प्रकार के धार्मिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, वो चाह रहे हैं कि भारत में आ जाए, तो भारत में आकर क्या कर सकते हैं, वो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या भारत के नागरिकों का नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, तो हाँ, भारत के नागरिक को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, वह स्वेच्छा से, अगर किसी देश का स्वेच्छा से किसी देश को क्या करते हैं, वो नागरिकता प्राप्त कर ले, तो उसको क्या होते हैं, वहां के नागरिकता करेगा तो यहाँ पे नागरिकता उसको देती कर दिया जाएगा। दूसरा, स्वेच्छा से अपना नागरिकता त्याग दे, तो उसमें क्या करें, उसकी नागरिकता वंचित हो सकती है। दूसरा क्या किया जा सकता है, अगर दूसरे देश की वो नागरिकता ले ले, कोई व्यक्ति क्या करे, दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो उसको भी क्या करें, यहाँ से नागरिकता हट जाएगी। तीसरा, अगर आप क्या कर रहे हैं कि कोई संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। देश विरोधी यानी देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो आपको क्या कर सकता है, तो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो नागरिकता में बस इतना ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। नागरिकता में पूछता है कि भाग कितना में नागरिकता की बात की गई है, तो नागरिकता में 2 की भाग 2 में बात की गई है। ठीक है, तो कितना से कितना अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में नागरिकता की बात की गई है, जिसमें 5 से 8 तक में 26 जनवरी 1950 तक ही जो नागरिक थे उनके लिए प्रावधान किया गया। 9 में कहा गया कि अगर किसी देश की नागरिकता आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। 10 में नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ संसद को अधिकार है, वंचित करेगा, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। आर्टिकल 11 में कहता क्या है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, संसद के पास में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। चलिए अब आगे हम लोग जाते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि भाग 3 में क्या क्या है, मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। मौलिक अधिकार जो है वो क्या है कि व्यक्ति को नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, यानी जन्म लेते ही ये क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। नागरिकता जन्म लेते प्राप्त नहीं होता, 18 साल के बाद आपको प्राप्त होता है। लेकिन मौलिक अधिकार क्या है, एक नैसर्गिक अधिकार है। वो क्या है कि जैसे ही आप जन्म लेते हैं वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, नागरिकता, आपको मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। ये आर्टिकल कितना से कितना तक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये USA के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया, USA के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं।
क्या मौलिक अधिकार के अगर हनन करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट, कोर्ट में जो का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 12 में कहा है राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी मौलिक अधिकार जो हैं उनको परिभाषित किस में किया गया, आर्टिकल 12 में किया गया है। राज्य को परिभाषित किया कि राज्य किसको कहेंगे, जो मौलिक अधिकार देंगे वो कौन कौन देंगे, तो राज्य को कौन कौन देंगे, तो राज्य परिभाषित किया गया है। यानी राज्य कौन है, तो आपकी जो भी सरकार है वो राज्य है, किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं तो राज्य है, वो कॉलेज राज्य है, यानी ये सब सारी चीजें क्या करेगी, आपकी मौलिक अधिकार प्रोवाइड करेगी ही करेगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13 में क्या किया गया है, न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पूर्वालोकन यानी न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, या अगर कोई कानून, ऐसा कानून बनाया जाता है, क्या है वो राष्ट्रपति का अध्यादेश ही क्यों न हो, या कोई कानून संशोधन करके ही क्यों न हो, संसद से ही क्यों न हो, और उसमें क्या कहता है, किसी का मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है, मूल अधिकार को या मौलिक अधिकार को कम किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगी, वो अपने आप क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, उसको निरस्त कर देगी, यानी वो कानून बनेगा ही नहीं। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या क्या बात किया गया है, आर्टिकल 14 में क्या गया है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। यानी विधि के समक्ष समता, यानी जो भी नियम कानून है, जो भी कानून है, कानून के समक्ष सभी को क्या है, समान रूप से अधिकार है। या विधि के समक्ष संरक्षण, यानी विधि के समान, अगर पुलिस सिर्फ एक ही के लिए नहीं है, सभी के लिए, कानून सिर्फ एक ही के लिए नहीं, सभी के लिए है, और सभी को बराबर कानून और बराबर हर एक चीज लगेगी। आर्टिकल 15 में किसकी बात की गई है, तो जाति, धर्म, लिंग, जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाए, भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर क्या हो सकता है, समता का अधिकार हम लोग देखें कि सभी को क्या कर सकते हैं, समान का अधिकार, तो किसके आधार पर, तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, या किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैसे ही देखिएगा तो ये 15 आर्टिकल 15 में क्या गया, उसमें 15 के 4 में कहता क्या है कि राज्य चाहे तो आरक्षण यानी विशेष सुविधा दे सकता है, किसको, एसटी को दे सकता है, एससी को दे सकता है, और ओबीसी को दे सकता है। यानी 15(4) के आधार पर ही एसटी, एससी और ओबीसी को क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 16 में क्या कहा गया है, 16 में क्या गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन कहते हैं, तो वो क्या क्या है, 10% आरक्षण क्या किया गया, अनुच्छेद 15 के 6 के आधार पर ही दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समता। अगर कोई सरकारी फॉर्म है या सरकारी कोई भी चीजें हैं या किसी भी तरह का लोक नियोजन की बात हो रही है, तो उसमें क्या मनाया जाएगा, तो समता के अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या किया गया, आर्टिकल 16 के 4 में क्या किया गया, एसटी, एससी, ओबीसी को क्या किया जाए, नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है। यानी लोक नियोजन में भी क्या किया जाता है, एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण दिया जा सकता है। वैसे ही आर्टिकल 16 के 6 में क्या किया गया, ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया गया है। यानी इसमें ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उनको भी क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 17 में क्या किया गया, अस्पृश्यता को अंत किया गया, अनटचेबिलिटी, उसमें क्या क्या है, किसी के हम छुआछूत करते हैं तो क्या क्या है, उसको अंत किया गया। किसी भी छुआछूत करते हैं तो ये उसके क्या है, मौलिक अधिकार का हनन है, और ये करना बहुत बड़ा गुनाह भी है। ठीक है, आर्टिकल 18 में क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, किसी चीजों का उपाधि नहीं ले सकते। जैसे मान लेते हैं हम अपना नाम लिखना है, हम अपना नाम क्या लिखना है, भारत रत्न रवि रंजन कुमार, भारत रत्न ये वो, तो ये सब चीजें हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन शैक्षिक आप लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने पीएचडी किया है तो डॉक्टर रवि कुमार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर रवि रंजन कुमार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, पीएचडी किया है। तो ये उपाधियों का अंत की बात किया जाता है, आर्टिकल 18 में बात की गई। आर्टिकल 19 में क्या किया गया, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी कोई भी व्यक्ति, मेनली रूप से स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में ही है कि आपको किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 में कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहता है। ये आर्टिकल 19 जो है संविधान का रीढ़ होता है। संविधान का क्या होता है, रीढ़ होता है। आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के 2 में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता है। 3 में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के 4 में क्या है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 5 में क्या है, बसने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 6 में क्या है, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के 7 में क्या है, आजीविका और व्यापार करने या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। इसको हम लोग याद कैसे किए थे, पहले हम लोग याद किए थे
19 से लेकर 7 तक के हम लोग को चलना है। तो पहले कैसे चलेंगे, पहले हम लोग को कुछ बोलने का अधिकार देगा। जब बोलने का अधिकार देगा तो हम लोग क्या कर देंगे, सभा बनाएंगे। सभा बनाएंगे तो सभा करने की स्वतंत्रता, क्या करेंगे, ग्रुप में मीटिंग करेंगे। मीटिंग करेंगे तो वहां पे निर्णय होगा कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि जितने भी मीटिंग किए हैं वो सब क्या करेंगे, एक संगठन, एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना लेंगे तो कहीं घूमने उमने जाएंगे, भ्रमण करने की स्वतंत्रता हो गया, कहीं घूमने उमने के लिए जाएंगे। कहीं घूमने जाएंगे तो कुछ घूमने वाला व्यक्ति क्या हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा जगह है, क्यों ना यहाँ पे क्या कर जाए, हम लोग बस जाए। तो वहाँ पे क्या कर जाएंगे, बस जाएंगे। वहाँ पे जब बस जाएंगे तो वहाँ पे रहने के लिए तो किराए पे तो नहीं लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, संपत्ति कुछ खरीदेंगे, संपत्ति खरीदेंगे। तो संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है। उसके जब संपत्ति खरीद लेंगे तो वहाँ पे संपत्ति खरीद के कुछ आजीविका तो चलाएंगे ना, कुछ व्यापार व्यापार तो करेंगे ना। तो हम भारत के किसी कोने में भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 19(6) को क्या कर दिया गया, संविधान संशोधन करके इसको संविधान मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। यानी ये कानूनन अधिकार है, ये इसको क्या बोलते हैं, राज्य इसको देने के लिए चाह भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, अब कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 19 के 7 तक देख लेंगे। कैसे, अभिव्यक्ति है। पहले हम क्या करेंगे, बोलेंगे तो क्या करेंगे, सभा करना पड़ेगा। सभा करेंगे तो क्या करेंगे, सभा के लोगों को बोलेंगे कि एक ग्रुप ऐसा बना लो, ग्रुप मतलब संगठन बना लो। संगठन बना के क्या करेंगे, कुछ लोग घूमने के लिए जाएंगे तो कुछ लोग को ऐसा मन करेगा कि वहां पे हम बस जाए। तो बसने के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए ना, संपत्ति उपत्ति खरीदिएगा ना, खेत उत खरीदिएगा ना। खेत उत खरीदने के बाद क्या कीजिएगा, आप वहां पर आजीविका या कुछ कृषि कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, आजीविका वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराधों के लिए क्या करता है, दोष सिद्धि का संरक्षण। दोष सिद्धि का संरक्षण मतलब कि अगर कोई आप अपराध करते हैं तो आप कैसे, आप मतलब कि उस समय के हिसाब से, जैसे इसमें 3 प्रकार के प्रावधान किया गया है। पहला एक्स पास्ट फैक्टो, इसमें क्या गया कि सजा अगर किसी व्यक्ति को अगर हम सजा देते हैं तो सजा किसके आधार पर देंगे, तो उस समय के जो कानून बना होगा उसी के आधार पर देंगे। या अगर उस समय कोई कानून नहीं बना होगा तो उसके आधार पर हम उसको सजा नहीं देंगे। जब तक वो कानून का कोई उल्लंघन या संविधान का उल्लंघन नहीं करता है तब तक उसको सजा नहीं दे सकते। दूसरा क्या है, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर एक अपराध के लिए एक ही बार उसको सजा दिया जाता है, एक अपराध के लिए एक ही बार उसको सजा दिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मर्डर किए तो एक मर्डर का एक बार सजा होगा, दूसरा मर्डर किए तो दूसरा बार सजा। ऐसा नहीं कि 4 मर्डर करो, 1 मर्डर करो या 10 मर्डर करो, सबका सजा एक ही होगा, नहीं, सबका सजा अलग अलग होगा। एक मर्डर हो सकता है आपने कुछ अलग तरीके से किया हो, दूसरा मर्डर, तीसरा मर्डर आपका हॉबी हो गया, आप ये क्या उसको बोलते हैं, आतंकवादी हो गए, या फिर क्या बोलते हैं, आप हत्या करने वाला सीरियल किलर, तो आपका अलग सब कुछ होगा। तो डबल पार्ट होता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, यानी गवाही खुद का नहीं आप दे सकते। जैसे मान लेते हैं कि हम खुद का गवाही खुद बने, तो नहीं, आप खुद का गवाही खुद नहीं बन सकते। सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई। सोचिए कि अपराधी है तो उसको भी क्या किया गया, कुछ चीजों में राहत दिया गया। हमारा संविधान कितना सुंदर है। आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। लाइफ एंड क्या बोलते हैं, पर्सनल लिबर्टी की बात की गई। ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हैं, लाइफ ऑफ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको है, या किसी भी हालत में आपको नहीं छीना जा सकता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा, पहले मान लेते हैं आप आत्महत्या करना चाहते हैं तो ये आत्महत्या नहीं करने दिया जा सकता है। पर्यावरण को आपको बचा कर रखना है, पर्यावरण बचाया जाता है, इसीलिए पर्यावरण बचाया जाता है, और भी बहुत सी चीजें किया जाता है। उसके बाद क्या है, तो सब दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि एकांतवास में रह सकते हैं, आप चाहते हैं कि विदेश में घूम सकते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा प्राइवेसी है वो बना रहे तो आप बना रह सकता है। ठीक है। प्राइवेसी में व्यभिचार को भी क्या किया जाए, इसमें ही क्या कर दिया गया, ऑर्डर किया गया, मतलब किया गया है। आप एडल्ट हैं तो उसके अपना जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 21 के क कहता है शिक्षा का अधिकार। क्या कहता है, आर्टिकल 21 के क कहता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार पहले नहीं था। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। पहले कहाँ था, तो पहले आर्टिकल 45 में ये था, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह शामिल था। आर्टिकल 22 कहता है निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब क्या होता है, निवारक निरोध का मतलब है कि अगर गिरफ्तारी से आपको संरक्षण दिया जा सकता है।
यानी अगर कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने, दंड दो प्रकार का होता है, एक दंड होता है दंडात्मक होता है, एक निषेधात्मक होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपको क्या कहता है, पहले अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करने आएगा तो पहले आपको उसको क्या करना होगा, वारंट दिखाना होगा। 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, क्या उसको बोलते हैं कि जज के सामने यानी मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है। लेकिन ये 24 घंटा में क्या होता है, आने जाने का या छुट्टी का समय काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको वारंट आपको उसको दिखाना पड़ेगा, तब आपको गिरफ्तार किया जा सकता है 24 घंटे में। और कुछ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं, नम निषेधात्मक है। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पे आक्रमण करने की बात, कहीं पे आप बम ब्लास्ट करने की बात कर रहे हैं, कोई आतंकवादी है बम ब्लास्ट करने की बात कर रहा है, तो बम ब्लास्ट करने की बात कर रहा है तो उसको तब तक वारंटी लेके आएगा, तब तक तो वारंट लेके आएगा, तब तक तो हो गया काम। उसको क्या कहता है, वहीं पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, आर्टिकल 23 कहता है क्या, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर हो। यानी मानव के दुर्व्यापार, यानी कोई क्या कर रहा है, क्या उसको बोलते हैं, दुर्व्यापार कर रहा है, जैसे डायरेक्ट में से देह व्यापार कर रहा है, या कोई उससे बलात् श्रम करवा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, सही मजदूरी नहीं दे रहा है, उससे काम करवा रहा है, तो इस पर क्या कर दिया गया है, रोक लगाया गया है। ठीक है, बलात् श्रम पे क्या कर दिया गया है, रोक लगाया गया है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामला में बलात् श्रम करवाया जा सकता है। राष्ट्रीय कोई सुरक्षा की बात आ रही है, उसमें क्या किया जाता है, बलात् श्रम करवाया जाता है। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, जैसे एक तमिलनाडु में शिवकाशी एक जगह है जहाँ पे पटाखा बहुत बनाया जाता है। अब वहाँ पे 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर हम उसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक जगह है। और बच्चे क्या हैं, भारत का भविष्य है, तो भारत का भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसलिए 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को क्या कर सकते हैं, खतरनाक काम पे रोक लगा सकते हैं। यहाँ तक कि क्या उसको बोलते हैं कि आप घर, अपने घर पे भी क्या कर सकते हैं, घर पे मतलब डैट मीन्स का अगर किसी का रेवड़ी उड़ी लगता है तो वहाँ पे भी काम नहीं करवा सकते। उनको मेनली क्या है, शिक्षा का अधिकार दीजिए। हाँ, अगर आपका ही है और क्या कर सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, रखते हैं। जैसे किन्हीं का होटल है और होटल में ही अपने बच्चों को भी रखते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन उनके शिक्षा को समय देने के बाद ही उनको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ये सब नियम है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत रूप से क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसमें बात की गई है, आर्टिकल 25 में बात की गई है। जैसे मान लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किस धर्म को हम अपनाना चाहते हैं, ये मेरा अंतःकरण है। व्यक्तिगत रूप से हम सबको नहीं कर सकते, हम अपना देख सकते हैं। हमको उपासना रखना है, हम अपना उपासना रख सकते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी कहा गया है कि लोक व्यवस्था में क्या कर सकता है, इस पे क्या कर जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था में क्या कहता है, रोक लगाया जा सकता है। कैसे लोक व्यवस्था में, जैसे मान लेते हैं सदाचार के लिए, अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि हम तो फास्टिंग रहेंगे, हमको उपासना की स्वतंत्रता है, फास्टिंग रहेंगे, और फास्टिंग रहने की वजह से उनका तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो उसमें क्या कर सकता है, बाहर मौलिक अधिकार में आपका क्या किया जा सकता है, हनन किया जा सकता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। जैसे मान लेते हैं हम यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम करवा सकते हैं। यज्ञ करवाना है या कोई कहीं शिव चर्चा करवाना है या कहीं पे धार्मिक कार्य का प्रबंधन हम करना चाहते हैं तो वो कार्य को कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में बात करें। आर्टिकल 27 में क्या क्या है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। अगर मान लेते हैं कि हमको धर्म की अभिवृद्धि करना, जैसे हिंदू धर्म का विकास करना है, तो हिंदू होकर भी आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दे सकते भी हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आर्टिकल 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। अगर कहीं पे धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है तो वहां पे आप उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज इसमें शामिल है, क्या है, तो इसके साथ साथ है कि अगर सरकारी पैसे से कोई संस्थान चल रहा है, जैसे सरकारी स्कूल चल रहा है, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। यानी सरकारी पैसे से चलने वाले संस्थाओं में क्या करते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। उसके बाद क्या कहता है, आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनको हितों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। यानी उनकी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार उनको है, उनकी भाषा को बनाए रखने का उनको अधिकार है, संस्कृति उनकी बनी रहे, भाषा उनकी बनी रहे, ये सब अधिकार किनको है, उनको है। सॉरी, यहाँ लिखते हैं, संस्कृति का अधिकार, भाषा का अधिकार उनको है, अपना भाषा जो भी चूज करना है उसको क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आर्टिकल 30 में क्या कहा गया, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान खोलने का स्वतंत्रता।
अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है और वो चाह रहा है कि हम अपना अलग शिक्षण संस्थान खोलें तो खोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान में ये दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपना शिक्षण संस्थान कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 31 में बात किया गया क्या, संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 31 में किसकी बात की गई है, संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। संपत्ति के अधिकार का मतलब क्या होगा कि जो संपत्ति है वो क्या किया गया है, हमारा अधिकार है कि नहीं। लेकिन इसको क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया, इसको हटा दिया गया और क्या कहाँ लेकर गया गया, तो ये 300 के ए में इसको क्या कर दिया गया, लेकर चला गया। आर्टिकल अनुच्छेद 300 के ए में लेकर चला गया। कब हटाया गया, तो 44वां संविधान में 1978 में हुआ था। 1978 में इसको क्या कर दिया गया, हटाकर क्या कर दिया, कहाँ लेकर चला गया, 300 के ए, आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। उसके बाद आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार। अगर हम किसी व्यक्ति को अधिकार दे दे और उसको क्या बोलते हैं, संरक्षण ही नहीं दे, कि हम किसी को बोलेंगे हाँ तुम ये काम को करो और फिर उसके बाद हम उसको बोले, तो ये सही नहीं है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों क्या करते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से रीट, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करते हैं, आर्टिकल 139 के तहत 139 के तहत क्या कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 139 के तहत रीट जारी कर सकता है। तो कितने प्रकार के रीट जारी करता है, तो 5 प्रकार के रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट ये हमेशा पूछता है, जैसे हैबियस कॉर्पस, बंदिश प्रत्यक्षीकरण। बंदिश प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, यानी क्या कीजिए कि आप जो बंदिश प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको क्या कीजिए, हमारे सामने उसका सशरीर प्रस्तुत कीजिए। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जाती है, 24 घंटे में उसको नहीं भेजती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका मौलिक अधिकार कौन सा है, हैबियस कॉर्पस से इसको बचाया जा सकता है। तो बंदिश प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या हो गया, परमादेश का मतलब हो गया मैंडोमस। ठीक है, बंदिश प्रत्यक्षीकरण में क्या क्या है, परमादेश में क्या क्या है कि ये अधिकार दिया जाता है कि अगर कोई पदाधिकारी है अपना कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहता है, आदेश दिया जाता है कि आप अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से करें। जैसे कोई पदाधिकारी है और क्या कर रहा है कि उसका कोई काम है, वो काम सही से आपका काम नहीं कर रहा है, तो उसके क्या करते हैं, अध्यादेश जारी किया जाता है, परमादेश किया जाता है। तीसरा है अधिकार परीक्षा, कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, किस आधार पे आप क्या करते हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, अधिकार परीक्षा का मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी आपका क्या अधिकार है कि आप इस पद पर है। जैसे कोई भी व्यक्ति है और गलत तरीके से कोई अधिकार या कोई क्या उस पद को पा लिया है, तो किस आधार पे आप उस पद पर हैं, इसके क्या करते हैं, पता करने के लिए होता है अधिकार परीक्षा होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रतिषेध होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अधिकार प्रतिषेध की बात करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई किस अधिकार पर आप क्या कर सकते हैं, इसको कोर्ट को अपने फैसला को क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ लिए हुए हैं, उसके बारे में हमको क्या कीजिए, बताइए। ठीक है, जैसे कोई भी मान लेते हैं कि कोई कोर्ट है, उस पर क्या कहता है, इसमें रोक लगाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को क्या कहता है, रोक लगाया जा सकता है कि आप क्या कीजिए, इसका उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर हो तो उसको क्या कहता है, रोक लगाया जाता है। मान लेते हैं मर्डर केस चलाना है, मर्डर केस को हम क्या कर रहे हैं, सिविल कोर्ट में चला रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। तो इससे क्या करें कि आप किस आदेश से, चाहे किसी का क्या है, कोर्ट का कुछ लिमिट है, जैसे मान लेते हैं कि 10 लाख रुपये से ज़्यादा या 1 लाख रुपये से ज़्यादा का सजा नहीं सुनाना, उसको क्या करें, हम 10 लाख की सजा सुना दें, तो ये क्या है, उसका प्रतिषेध में, तो वो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको मना करती है, अपने नीचे वाले न्यायालय को करती है। उत्प्रेषण क्या होता है, तो उत्प्रेषण होता है कि उच्चतर न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि चल रहे मुकदमे को सारे कागजात उच्चतर न्यायालय में मंगा सकते हैं। उत्प्रेषण में क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को, जैसे हाई कोर्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चला है तो हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास में मंगा सकता है। हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में मंगाया जा सकता है। ये क्या कहलाता है? उत्प्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेषण कहलाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब लास्ट में 2-3 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 33 देखते हैं। आर्टिकल 33 में बात किया गया कि सेना अर्धसैनिक बलों के लोग जो होंगे कुछ मौलिक में क्या होंगे, उनका निलंबन किया जा सकता है। उनका मौलिक अधिकार क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। ठीक है। अब सेना है, सेना बल है, उनको कहेंगे कि हम कहीं घूमने, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसको क्या कहेंगे? हमको सब अधिकार चाहिए, हमको ये वो अधिकार है तो चाहिए, तो उनको क्या किया जाता है? निलंबन किया जाता है। 34 में क्या किया गया? सैन्य शासन की बात की गई। सैन्य शासन का मतलब क्या होगा? मार्शल लॉ की बात की गई है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होगा कि इसमें क्या हो जाएगा? सैनिक शासन लगाया जाएगा। अगर कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या है कि किसी प्रकार से दिक्कत हो रही है, तो वहां पे क्या किया जा सकता है? मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। भारत में अभी तक एक बार भी मार्शल लॉ नहीं लगाया गया। ठीक है। 1935 आर्टिकल 35 में क्या किया गया? संसद मूल अधिकार के मजबूत करने का प्रयास करेगी। यानी संसद का काम क्या है? तो मूल अधिकार को और भी मजबूत करने का काम करेगा। अगर मूल अधिकार कोई चीज ऐड करना चाहती है, उसको क्या कर सकते हैं? इसमें ऐड किया जा सकता है। कोई चाहते हैं कि मूल अधिकार, हम क्या बोलते हैं कि शादी करना भी मूल अधिकार बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि वो बना सकती है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, तो और अच्छा से जिए, तो वो भी क्या कर सकते हैं? मूल अधिकार बना सकते हैं। जितना इसमें ऐड करना है वो चीज़ों को क्या कर सकती है? ऐड कर सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।